लेक्चर रिकॉर्डिंग। है क्या किसी के पास? मुझे खाली एक चाहिए, मुझे लिसन, मुझे खाली एक चाहिए, 1 तारीख की, 1 जून। मेरे ख्याल से सेकेंड मॉड्यूल होगा, सेकेंड मॉड्यूल की मुझे चाहिए। मिलेगी मुझे? मुझे मिलेगी ना? ओके, बट सेंड कैसे करोगे मुझे? वो सेंड कैसे करोगे मुझे? हेलो। हाँ, कैसे सेंड करोगे मुझे? मेल पे इतनी बड़ी आएगी ना, आएगी मेल पे? मेल पे आएगी क्या मुझे वो? शायद वो ये बहुत ज्यादा है ना, बड़ी है, तो कंप्रेस करके भेजनी पड़ेगी। हाँ हाँ, चलेगा, मुझे मुझे कैसे भी चाहिए, बट मुझे वो वीडियो चाहिए। ओके ओके ओके। चलो, लेट्स स्टार्ट। So next fourth module is start. I'm starting today, and the fourth module is understanding stress and conflict. Okay. टुडे जीरा क्या हो रहा है? फास्ट लाइफ है, हर कोई टेंशन में रहता है, और टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं पे आप जैसे और हम जैसे सब, हर कोई एनी टाइम टेंशन में रहता है, ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी एज वेल एज वेरियस टाइप्स ऑफ टेंशन इन every person's life. So each and every person is face situation like that, stress. So stress is the general term applied the pressures people feel in life, and the presence of stress in personal and professional life is almost inevitable. कैसे? पर्सन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, इसमें क्या करते हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं पे इस तरह की जो कंडीशन है, वो कंडीशन हर कोई क्या करता है, फेस करता है। तो इसलिए आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है, ताकि हर किसी में आपकी आवाज क्यों आ रही है? So is the screen is visible? Hello, is the screen is visible? ओके। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इन ऑलमोस्ट इनवाइटेबल, मीन्स हर एक के लाइफ में क्या आता है, तो इस तरह का प्रेशर आता है, और जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। हर कोई बता रहा है आज मुझे बहुत टेंशन है, आज टेंशन है, ऐसा टेंशन, इसका टेंशन, कि हर किसी को ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, वो फेस करनी पड़ती है। तो स्ट्रेस में भी डिफाइंड एज स्टेट of imbalance arising due to excessive psychological or physiological demands on a person.
किसी भी पर्सन के क्या है, तो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो डिमांड्स है, जो ड्यू टू द एक्सेसिव, जिसकी वजह से क्या होता है, तो पर्सन स्ट्रेस में आता है। हाँ, सो डॉक्टर हैंस टेले, who one of the leading authorities of the concept of stress, describes stress as the rate of all wear and tear caused by the life। क्या है कि जो हर एक पर्सन के लाइफ में जो भी वेयर एंड टीयर एंड वेयर जो आते हैं, ये यही क्या है, तो स्ट्रेस है, ऐसा हेंस स्टैले ने बताया है। देन फ्रेड ल्यूथन्स डिफाइंस दैट एन एडप्टिव रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल सिचुएशन। हमारी हमारे हम जो जो कंडीशन में है, इसके एक एक्सटर्नल सिचुएशन का जो रिस्पॉन्स है, हाँ, या जिसे हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं, सिचुएशन दैट रिजल्ट्स इन फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डेविएशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स। ये क्या है कि जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है, तो पर्सन की फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डेविएशंस पे होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने वाले जो वर्कर्स है या एम्प्लॉई है, उनके बिहेवियर के ऊपर होता है। हाँ, या बिहेवियर में इसकी वजह से चेंज आता है। सो नेक्स्ट इट इज टू बी, अगर हम लोग देखते हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। स्ट्रेस कैसे होता है, पॉजिटिव भी होता है एंड निगेटिव भी होता है। सो स्ट्रेस इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द सिचुएशन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन टू गेन समथिंग। अगर जिस टेंशन से किसी भी पर्सन को कुछ बेनिफिट होने वाला रहता है, तो ऐसी कंडीशन में उससे मिलने वाला रिजल्ट अगर पॉजिटिव है, तो वो स्ट्रेस कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। सो स्ट्रेस इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब पॉजिटिव स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द term which is described, ये ध्यान में रखना है, eustress is the term used to describe positive stress, and eustress can act and motivator for peak performance. Stress is said to be negative when a person faces social, physical, organizational and emotional problems. पर्सन को कब ये स्ट्रेस कब आता है, जब वो फेस करता है कि सोशल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तबीयत ठीक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन जो जब काम करते हैं तब काम करने का मूड नहीं है, या जहाँ पे काम है तो बहुत ज़्यादा काम है, पर्सन काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, या तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस आता है। सो हियर आर द कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस के कुछ कॉजेस दिए हुए हैं। ये कॉजेस कौन कौन से हैं, द फैक्टर्स एंड जो स्ट्रेस के कॉजेस हैं, इन्हें स्ट्रेसर्स कहा जाता है। सो द कॉजेस और सोर्सेस, कभी स्ट्रेसर्स भी कहा जाता है और सोर्सेस भी कहा जाता है। एंड सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस कैन बी ब्रॉडली divided into 4 groups. First one is the organizational group, second one is the organizational stressor, second one is the group stressors, third one is the individual stressors, and fourth one is the environmental stressors. So first I'm going to discuss here organizational stressors. So the organizational stressors are also called as job related stressors. Organization, it means the institution where the person works, जहाँ पे पर्सन काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर कहा जाता है। देन organizational stressors, so organizational stressors are job related stressors, we also call to that job related stressors। हाँ, so ये job related stressors के causes क्या क्या हैं, और why these types of stressors comes in person's life। so the first one is the role conflict। हाँ, now the role conflict, it means what, so it takes place when different people have different expectations from a person परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर रोल। एक ही पर्सन है, वो एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों को उसको फेस करना पड़ता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस, रोल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, इट टेक प्लेस व्हेन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ पर्सन। एक ही पर्सन है बट अलग अलग लोगों की एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट डिफरेंट है। जस्ट इमेजिन, एक हस्बैंड है, हियर इज नॉट जस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल। एक हस्बैंड है जिसको माँ की भी सुननी पड़ती है और वाइफ की भी सुननी पड़ती है, उसका सैंडविच हो जाता है ना, एम आई राइट, एम आई राइट। हाँ, क्या होता है, उसका सैंडविच होता है ना। अगर माँ का सुनते हैं तो वाइफ गुस्सा करती है,
एंड वाइफ का सुनते हो तो माँ गुस्सा करती है। फिर ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसको क्या है, दो दो रिवल, वो एक का हस्बैंड भी है और एक का बेटा भी है। सो देर इज रोल कॉन्फ्लिक्ट, मैं कौन सा रोल निभाऊं। हम्म? ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सेम लाइक दैट हियर इज द एग्जांपल, एचआर मैनेजर एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कौन काम करता है, तो मैनेजर काम करता है, एचआर मैनेजर काम करता है। एंड द प्रॉब्लम एंड द वर्कर्स यूनियन में फेस द प्रॉब्लम ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट। वर्कर यूनियंस को क्या प्रॉब्लम ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, इफ ही सपोर्ट द मैनेजमेंट, द वर्कर्स यूनियन में नॉट लाइक। अगर वो मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है तो वर्कर्स को अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो वर्कर्स को सपोर्ट करता है तो मैनेजमेंट उसको रखेगी क्या, मैनेजमेंट उसको रखेगी क्या, नहीं रखेगी। इट मीन्स इस तरह से क्या है, एक रोल एबिग्निटी क्रिएट हो जाती है वहां पे। इफ वी सपोर्ट द मैनेजमेंट, द वर्कर्स यूनियन में नॉट लाइक, एंड इफ वी सपोर्ट द वर्कर्स, it demand then management may not like it. So in such a situation, the HR manager is caught in the catch 2020 situation. So role conflict can also occur if the job is not as per the expectation, or when a job demands a certain type of behavior that against the person's moral value. कभी कभी ना जॉब पसंदीदा नहीं रहता, बट अर्निंग जरूरी है, इसके लिए जॉब पे पर्सन जाता है और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an honest and disciplined person may find it difficult to adjust with unethical practice in businesses. अगर एक सच्चाई की राह पे काम करने वाला पर्सन है, उसको अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता है, और इसकी वजह से करूँ या ना करूँ इस तरह की रोल एबिग्निटी क्रिएट होती है। अनदर वन इज रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है अपने माइंड में। अनदर वन इज द रोल एबिग्निटी। सो रोल एबिग्निटी इट ऑकर्स व्हेन द पर्सन डज नॉट नो what he is supposed to do on the job. It occurs when a person does not know what he is supposed to do on the job. Actually जिस जॉब पे वो काम करता है तो उसको उस जॉब पे उसको एक्चुअली क्या काम करना है या क्या करना है, ये जब उसके समझ में नहीं आता है, सो हिज टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट क्लियर। उसको समझ में नहीं, देखो कभी कभी क्या है, कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, एट दैट टाइम उसको क्या करना है यही पता नहीं रहता, तो जिसकी वजह से भी उसको स्ट्रेस आता है। सो ही मे नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द जॉब, क्या करना है इसके बारे में ही पता नहीं है, और ही मे बी लैकिंग द स्किल्स और परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। दिस क्रिएट्स कंफ्यूज this creates confusion in the mind of that person. So he may not proper knowledge of that job, and he may lacking the skill of perform a particular task, and this creates confusion in the minds of worker and may lead to stress. Another one is the organizational structure। जहाँ पे भी पर्सन काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसके ये भी बहुत मैटर करता है। सो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस the pattern of relationship in the organization, and stress can take at times an employee may be asked to report to several bosses। एक ही पर्सन है बट एट ए टाइम उसको बहुत सारे बॉसेस को आंसर करना पड़ता है। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, कंपनीज रहती है ना, तो ऐसी जगह पे एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर रहते हैं, फिनांस डिपार्टमेंट के मैनेजर रहते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर रहते हैं, तो ऐसे अलग अलग बॉस के अंडर उसको काम करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर एक एक जो बॉस है वो डिमांड करेगा, सेकेंड बॉस आएगा वो डिमांड करेगा, एट दैट टाइम सुनो तो किसका सुनो, इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक बोलेगा मुझे ये फाइल चाहिए, दूसरा बोलेगा मुझे ये फाइल चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, इस ऐसी कंडीशन की वजह से भी पर्सन स्ट्रेस में आता है। द नेक्स्ट वन इज द वर्किंग कंडीशन वेयर द पर्सन वर्क्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट देयर। अगर जहाँ पे पर्सन काम करता है वहाँ की कंडीशन अगर अच्छी है तो पर्सन हंसते खेलते काम करेगा, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। बट इसके अपोजिट अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, just like employees may be subject to poor working conditions, and the poor working conditions would facilitate excessive noise and dust presence of toxic gases। ज़्यादा बहुत ज़्यादा जोर शोर से आवाज़ कान पे आती है, टॉक्सिक गैसेस वहाँ पे क्रिएट होते हैं। एज वेल एज अगर हम लोग देखते हैं कि गंदी स्मेल आती है। ऐसे अगर पुअर कंडीशन में अगर किसी को काम करना पड़ता है तो उसको वो अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से इट कैन क्रिएट अ साइकोलॉजिकल और फिजिकल इम्बैलेंस इन पर्सन्स
हियर बाय कॉजिंग स्ट्रेस, जिसकी वजह से पर्सन को स्ट्रेस आता है। एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स में ऑल्सो ब्रिंग फिजिकल स्ट्रेन विच इन टर्न में लीड टू स्ट्रेस। द नेक्स्ट वन इज मीन जिसकी वजह से भी मीन अगर जहाँ पे पर्सन काम करता है वहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर भी पर्सन स्ट्रेस में आता है। द नेक्स्ट वन इज द रोटेटिंग शिफ्ट्स। रोटेटिंग शिफ्ट्स तो स्ट्रेस में ऑकर टू दोज इंडिविजुअल्स हु वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पर्सन काम करता है और जिसकी वजह से क्या है तो पर्सन को स्ट्रेस आता है। सो देखो कुछ दिन 8 दिन अगर आप नाइट शिफ्ट करो, 8 दिन अगर आप डे शिफ्ट करो, दैट टाइम देयर इज अ कंफ्यूजन इन माइंड कि मैं जहाँ तक कि दोपहर में सोने की दिन में सोने की आदत पड़ जाती है और नाइट आ जाती है, नाइट में सोने की आदत पड़ती है और दिन आ जाता है। मीन्स ये सारी चीज़ों की वजह से कंफ्यूजन होती है। एंड एम्प्लॉइज में भी एक्सपेक्टेड टू वर्क इन डे शिफ्ट फॉर सम डेज एंड वीक्स एंड देन इन द नाइट शिफ्ट। This may create problem in adjusting the shift timing, and it can affect not only person's life but also family life of the एम्प्लॉई, और जिसकी वजह से पर्सन की खुद की लाइफ पे एज वेल एज फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होता है और जिसकी वजह से पर्सन स्ट्रेस में आता है। द नेक्स्ट वन इज द वर्क ओवरलोड। सो इट मीन्स डूइंग टू मच ऑफ वर्क इन द allotted time when an employee is asked to do many things in very little time। वर्क ओवरलोड बहुत ज़्यादा काम होने के कारण पर्सन स्ट्रेस में आता है। व्हेन एन एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू डू मेनी थिंग्स इन वेरी लिटिल टाइम ही मे एक्सपीरियंस द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। वर्क ओवरलोड कैन ऑफ टू टाइप, जैसे कि दो टाइप का यहाँ पे क्या है तो वर्क ओवरलोड देखने के लिए मिलता है। जैसे कि क्वांटिटेटिव वर्क ओवरलोड इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म इन द प्रिस्क्राइब टाइम आर मेनी, कि एक कम समय में बहुत ज़्यादा काम अगर है। as well as quantitative work overload implies performing a job that is complicated or beyond the employee's capacity। कभी कभी इतना काम दिया जाता है ना तो उसकी कैपेसिटी के बाहर रहता है, तो जिसकी वजह से भी पर्सन स्ट्रेस में आता है, क्योंकि जो बॉस है उनको टाइम पे चाहिए रहता है और बियॉन्ड कैपेसिटी होने के कारण वो पर्सन स्ट्रेस में आता है कि इतना काम मैं कैसे करूँ। अनदर वन इज द वर्क अंडर लोड। कभी कभी क्या होता है इन दिस केस वेरी लिटिल वर्क ऑफ टू सिंपल वर्क इज एक्सपेक्टेड ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। मीन्स एम्प्लॉय काम तो कर रहा है बट उसको बहुत कम काम है। और हमें पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नो दैट ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कि जिसकी वजह से भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, अगर कम काम रहे ना, ज्यादा काम करने वाले पर्सन को अगर कम काम रहता है तो जिसकी वजह से भी क्या होता है तो इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वो है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। So many experienced employees feel that management should consult them on matters affecting their job in reality, as well as the superiors hardly consult the concerned employees before taking decisions, and this consult the concerned employee before taking the decision. This employees feel of being neglected which may lead to stress। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉय या बॉसेस है वो अगर किसी डिसीजन मेकिंग में अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करके लेना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्चुअली ना वहाँ जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उनको वहाँ की ग्राउंड रूट लेवल की एक्सपीरियंस रहता है कि यहाँ पे काम कैसे किया जाता है, कैसे समय में होता है, कितना मटेरियल लगता है, इसका सारा नॉलेज वर्कर्स को रहता है। बट कोई डिसीजन लेते समय इसलिए वर्कर्स को पूछकर या वर्कर्स को जब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करके लिया जाता है ना तो वो वर्कर्स क्या करते हैं बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो पर्सन क्या आता है स्ट्रेस में आता है। तो इस तरह से बेटा देर इज जस्ट 1 मिनट। हाँ, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल? ओके। सो
पार्टिसिपेशन, अगर वर्कर्स को अपने डिसीजन मेकिंग में अगर कोई ऑर्गेनाइजर्स और मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ओनर है वो अगर पार्टिसिपेट करके लेते हैं तो इजीली और हंसी हंसी खुशी क्या काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, और एक ऐसा अच्छा इम्पैक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी होता है, क्योंकि जब पूछा जाता है तो उनको खुशी से वो और ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं क्या है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। organizational leadership, so employees may not like the leadership style of their superiors. कभी कभी क्या होता है कि जो भी लीडर रहते हैं, जो बॉस रहता है, बॉस क्या रहता है, कभी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक इन द हुकुमशाह, या तो कभी कभी कुछ ऐसे रहते हैं ना कि सोशल रिलेशनशिप रहती है बॉस की। अरे हंसी मत आए, अरे ये इतना सारा काम, इतना सा काम जरा करके दो ना, तो वो हंसी खुशी करते हैं, बट नहीं बोले ये मुझे अभी के अभी चाहिए। तो इस टाइप द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो भी एम्प्लॉई है वो काम करने में उसको अच्छा नहीं लगता और वो स्ट्रेस में आता है। सो एम्प्लॉई मे नॉट लाइक द लीडरशिप स्टाइल ऑफ देयर सुपीरियर्स, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू when the superiors adopt autocratic leadership style in dealing with the subordinates, and the autocratic leader may create a feeling of tension and anxiety in the minds of the subordinates, which may lead to stress. Another one is the poor performance of the organization. क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन है वो अगर पुअर है, उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ वहाँ जैसे कि कभी भी वो बंद हो सकती है, ऐसी कंडीशन आती है, तो कंटिन्यूसली क्या होता है कि उस वर्कर्स को ऐसा लगता है कि मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा, ये जो टेंशन रहता है, तो जिसकी वजह से भी पर्सन स्ट्रेस में आता है। सो द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मे बी पुअर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे मे बी अ मैटर ऑफ कंसर्न टू employees, especially the junior executive. They may feel that they may lose their jobs, and which in turn may create stress in the mind of the employees. Another one is the organizational changes. So the rapid changes occurring in the modern organizations also cause stress. When changes occur, people have to adapt, and this may cause stress. So stress is higher when the changes are major. ऑर्गेनाइजेशनल जब चेंजेस होते हैं ना, तो इसकी वजह से भी देखो, अचानक कभी कभी नॉर्मली काम करते हुए लोग हैं, उनको बोला जाए कि ये मशीनरीज को आपको चलाना है, तो वो डर जाते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये जो अचानक जो चेंज होते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि अचानक से डिपार्टमेंट में चेंज करके दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है, ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, तो पर्सन स्ट्रेस में आता है कि आई हुई सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें, इसमें वो स्ट्रेस में आता है। सो स्ट्रेस इज हायर व्हेन द चेंजेस आर मेजर और अनयूजुअल, लाइक layoffs और ट्रांसफर और एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, एज वेल एज कहीं पे ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसकी वजह से भी वो पर्सन को टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है। ये सब क्या हुए, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स। अनदर वन इज द ग्रुप स्ट्रेसर्स। सो द ग्रुप स्ट्रेसर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप्स। ग्रुप स्ट्रेसर्स को थ्री कैटेगरीज में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। So lack of cohesiveness, every group is characterized by incohesiveness, and although they differ widely in degree of cohesiveness. So cohesions कि देखो, जब 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 किस जगह जहाँ पे पर्सन काम करता है, या घर में भी देखो कि अगर उस पर्सन को सोशल सपोर्ट रहता है या फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट रहता है ना, तो वो पर्सन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एवरी ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कोइंसिडेंस, एंड अल्दो दे डिफर वाइडली इन डिग्री ऑफ कोइंसिडेंस। जब जब लोग काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो ग्रुप में जब काम करते हैं ना, तो ग्रुप के सारे मेंबर्स अगर एक साथ मिलकर अच्छी तरह से काम करते हैं तो पर्सन स्ट्रेस में नहीं आता है। बट कभी कभी क्या होता है, ग्रुप में के लोग अगर अलग अलग रेंज के हैं, अगर उनके उनके दिमाग अलग अलग चलते हैं, या तो उनके दिमाग में कुछ अलग अलग चलता है, तो जिसकी वजह से भी क्या होता है, स्ट्रेस आता है। तो कोइंसिडेंस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ग्रुप टू रिमेन टुगेदर। अगर कोइंसिडेंस है तो बहुत ज्यादा लोग भी एक साथ काम कर सकते हैं, और कोइंसिडेंस नहीं है तो दो लोग भी एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। सो कोइंसिडेंस हेल्प टू डेवलप टीम स्पिरिट among the members. However, lack of cohesiveness may lead to poor relations within a group, which in turn may lead to stress. Another one is the lack of social support. So employees may are greatly affected by the support of one or more members of the cohesive groups, and by sharing their joys and problems with other members, they feel means contented. Lack of social support.
जब ग्रुप में काम करते हैं ना लोग, तो उनको अगर सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है तो स्ट्रेस में आते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, सोशल सपोर्ट मिलता है, तो उनका स्ट्रेस देखो, कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और अगर दो लोग हम हमसे अगर बात करते हैं और हमारी इमोशन जब हम शेयर करते हैं ना, तो स्ट्रेस दूर हो जाता है। सेम लाइक दैट ग्रुप में भी ऐसे होता है। एम्प्लॉइज आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द सपोर्ट ऑफ वन और मोर मेंबर्स ऑफ कोइंसिव ग्रुप एंड बाय शेयरिंग देयर जॉयज एंड प्रॉब्लम विद अदर मेंबर्स। देखो, जब एक इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉय एक दूसरे से अपने जो एक्सपीरियंस है वो अच्छी तरह से शेयर करेंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा। दे फील कंटेंटेड इन द एब्सेंस ऑफ सच सोशल सपोर्ट, इट कैन स्ट्रेसफुल टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। Another one is the interpersonal and intergroup conflict. So interpersonal and intergroup conflicts take place due to differences in perceptions, attitudes, values, and beliefs. So between two or more individuals and or groups, such conflict can be source of stress to group members. अनदर वन इट मीन्स क्या है कि इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कि जिसकी वजह से जहाँ पे काम करता है पर्सन, वहाँ पे अगर एक दूसरे दो लोगों के साथ अगर झगड़ा होता है या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, या इंटर दो दो ग्रुप में अगर प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से भी पर्सन स्ट्रेस में आता है। तो ये क्या हुए? ग्रुप स्ट्रेसर। ग्रुप स्ट्रेसर्स में लैक ऑफ ग्रुप कॉन्सिवनेस, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, एंड थर्ड वन इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। Another one is the individual stressors. Individual stressors जब हम देखते हैं तो there are certain factors which are individual in nature that can cause stress and individual stressors. Individual it means व्यक्ति खुद, पर्सन खुद को स्ट्रेस आता है। अबे एक पर्सन को स्ट्रेस आने के क्या क्या कॉजेस है? तो फर्स्ट वन इज द पर्सनैलिटी। देखो, अलग अलग टाइम अलग अलग पर्सन रहते हैं, तो उनका नेचर अलग अलग रहता है, उनका उनका इंस्टिंक्ट स्वभाव जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट रहती है, और जिसकी वजह से क्लैशेस क्रिएट होते हैं, और इस क्लैशेस की वजह से स्ट्रेस आता है। जैसे कि हम लोग पर्सनैलिटी देखते हैं, तो हियर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट वन ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड अनदर वन इज द बी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। सो व्हेन वी थिंक अबाउट द पर्सनैलिटी, ये पर्सन is more affected by the stress due to certain features of that person. The personal certain features like first one does several things at a one time. Person क्या करता है कि देखो, बहुत सारे काम अगर at a time करता है, बहुत सारे काम अगर एट ए टाइम करता है, तो उसको स्ट्रेस आता है। मीन्स टाइम कम है, एक ही पर्सन है और बहुत सारे काम वो अकेला कर रहा है। अनदर वन फील्स गिल्टी व्हेन रिलैक्सिंग। जब भी उसे उसे आराम मिलता है ना, तो उसे गिल्टी फील, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आज मैंने कुछ काम किया ही नहीं। मीन्स जब रिलैक्सेशन मिलता है तो वो स्ट्रेस में आता है। एज वेल एज फील्स इम्पेशेंट विद देमसेल्व्स एंड अदर्स। इम्पेशेंट फील करता है दूसरों के साथ और खुद के साथ। अनदर वन फील्स एग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव। कंटिन्यूसली, सम पीपल आर कंटिन्यूसली इन एग्रेशन एज वेल। कुछ भी पीछा पूछा जाओ वो कंटिन्यूसली एग्रेसिव बनते हैं। अनदर वो कॉम्पिटिटिव, कि हर एक वक्त वो कंपटीशन में ही रहना पसंद करते हैं। अनदर वन इज गेट इरिटेट एट माइनर मिस्टेक विद सेल्फ एंड विद अदर्स। अगर खुद से भी कुछ गलती होती है ना, तो इरिटेट हो जाते हैं, दूसरों से होती है फिर भी इरिटेट हो जाती है। मीन्स ऐसे ये टाइप के रहते, ए टाइप के पर्सन रहते हैं। एज वेल एज सेट्स हाई स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहते हैं। अगर वो फुलफिल नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, तो जिसकी वजह से भी वो स्ट्रेस आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। एंड अनदर वन इज the type B personality. So this B type of person is less affected by stress due to certain features of the person. ऐसे पर्सन स्ट्रेस नहीं लेते हैं। देखो, नेवर इन अ हरी, वो कभी जल्दी में नहीं रहते हैं। रिलैक्सेशन विदाउट गलती, वो गिल्ट वगैरह कुछ नहीं, उनको चाहिए जब मुझे रिलैक्सेशन चाहिए तो रिलैक्स करते हैं। एज वेल एज डज वन थिंग एट अ टाइम। means does one thing at a time, then is not impatient। वो कैसे नहीं रहते? impatient नहीं रहते, तो जिनको स्ट्रेस कम आता है। then when we think about means इस तरह से क्या है, ए एंड बी। एक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसी रहती है कि जो कंटिन्यूसली इरिटेट होती रहती है, एग्रेसिव होती रहती है। तो कुछ लोग एकदम रिलैक्स रहते हैं, वो कभी जल्दी में नहीं रहते हैं, वो कभी ज़्यादा काम एट ए टाइम नहीं करते हैं, और इस तरह से पर्सन रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस नहीं आता है। देन नेक्स्ट वन है पर्सनल स्ट्रेस या इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स का सेकेंड कॉज इज द लाइफ चेंजेस। Life changes, it means life changes can bring stress to a person.
लाइफ चेंजेस में भी स्लो और सडन, कभी कभी वो अचानक से भी चेंजेस होता है, कभी कभी स्लो भी होता है। कभी कभी अपने घर में या किसी के घर में बीमार रहते हैं और जिनकी डेथ होती है, कभी कभी अचानक से एक्सीडेंट से किसी की डेथ होती है, या कभी कभी अचानक से किसी पर्सन की ट्रांसफर हो जाती है, या अचानक से कोई इशू क्रिएट होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी अचानक अपने मीन्स किसी का नजदीकी दोस्त की डेथ होना, किसी के फैमिली मेंबर्स की जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे इंसान की डेथ होना, जिसकी वजह से क्या होता है, तो लाइफ में ये चेंजेस आते हैं और पर्सन स्ट्रेस में आता है। अनदर वन इज the career changes. So career changes can also bring stress to a person when a person suddenly switches over to a new job and stressful situation. करियर चेंजेस, अचानक से किसी दूसरी जगह पे जॉब पे जाना, एज वेल एज कभी 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 क्या होता है कि ट्रांसफर की जाती है, एज वेल एज कभी कभी प्रमोशन किया दिया जाता है, तो कभी कभी अंडर प्रमोशन किया जाता है, डिमोशन होता है। इन सारी चीजों की वजह से क्या है, पर्सन स्ट्रेस में आता है। सो ऑल्सो करियर वुमेन हैव मोर स्ट्रेस। जैसे अगर हम लोग लेडीज को देखते हैं तो क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, एट ए टाइम उनको जॉब संभालना है, एट ए टाइम बच्चों की पढ़ाई देखनी है, एट ए टाइम घर को संभालना है। इन सारे चीज़ों की वजह से ऑफिस वर्क एंड हाउस वर्क में खुद को बैलेंस रखना एक बहुत बड़े बड़ी क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है, तो जिसकी वजह से भी पर्सन स्ट्रेस में आता है। द नेक्स्ट वन इज द फ्रस्ट्रेशन। सो फ्रस्ट्रेशन इज अनदर कॉज ऑफ स्ट्रेस। फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी पर्सन स्ट्रेस में आता है। फ्रस्ट्रेशन अराइज व्हेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज ब्लॉक्ड और थ्रॉटल्ड, कि जो हमारा गोल है जब वो ब्लॉक हो जाता है, इट नहीं पा सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फ्रस्ट्रेशन आता है। एंड मैनेजमेंट शुड अटेम्प्ट टू रिमूव बैरियर्स एंड हेल्प द एम्प्लॉय टू रीच देयर गोल्स। इसके लिए मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए कि उनको स्ट्रेस से निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस तरह के जो कुछ प्रोग्राम्स है या उस तरह का कुछ ट्रेनिंग है, तो उस तरह के प्रोग्राम्स उनके लिए लेना जरूरी है। सो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग कैन हेल्प टू रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन। अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है ना ट्रेनिंग एज वेल एज काउंसलिंग, अगर ऐसे लोगों का किया जाता है, तो ये अच्छी एक अच्छा इम्पैक्ट वर्कर्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या हुए इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स की, जिसमें पर्सनैलिटी है, एज वेल एज लाइफ चेंजेस है, एज वेल एज करियर चेंजेस है, देन फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से इंडिविजुअल स्ट्रेस में आता है। The next one is the environmental stressors. So the environmental stressors are also called as extra organizational stressors, जिसे एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स भी कहा जाता है। तो अलग अलग टाइप के ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं कि जिसकी वजह से पर्सन स्ट्रेस में आता है, जो जिसमें फर्स्ट वन है कि सिविक एम्यूनिटीज। सिविक एम्यूनिटीज मीन्स जहाँ पे पर्सन रहता है या जहाँ पे पर्सन काम करता है, वहाँ पे अगर सिविक एम्यूनिटीज अच्छी तरह से नहीं मिल रही है, जैसे कि वाटर की अवेलेबिलिटी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है, या जोरों शोरों से काम पे आवाज आता है, या तो गंदा स्मेल है, या स्लम एरिया है, तो ऐसे कंडीशन में पर्सन क्या आता है, स्ट्रेस में आता है। सो पुअर सिविक कम्युनिटीज in the area in which one lives can be cause of stress, and inadequate or lack of civic facilities such as improper water supply, excessive noise or air pollution, and lack of proper transport facilities can be quite stressful. For instance, at traveling in Mumbai suburban train during the peak hours, मुंबई में ट्रैवल करना ड्यूरिंग द पीक आवर्स कितना टेंशन रहता है। सो मुंबई सबर्बन ट्रेन ड्यूरिंग पीक आवर्स इज अ नाइटमेयर ऑफ दी कम्यूटर्स। सो ये इसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। द नेक्स्ट वन इज द कास्ट एंड रिलीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कास्ट रिलीजन एंड रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखो कुछ सिटीज ऐसी है कि जहाँ पे बार बार ऐसी वारदातें होती है, जैसे कि कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म क्रिएट होता है। So people living in areas which are subject to caste and religious conflict due to suffer from stress, and quite often the lower caste and in the case of religion, हाँ अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को डिप्रेस करते हैं, कभी कभी दोनों में कास्टिज्म क्रिएट होता है, मिस मारपीट होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, तो जहाँ पे ऐसी वारदातें होती रहती है ना, तो पर्सन वहाँ पे स्ट्रेस में रहता है। सो जॉब और नीड टू एडजस्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज। द नेक्स्ट वन इज द अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। So the various other environmental factors such as political factors, law and order situation, problem across the national borders, then social and cultural changes। कभी कभी क्या होता है
तो सोशल एंड कल्चरल चेंजेस होते हैं ना, इसकी वजह से भी क्या होता है, तो प्रॉब्लम होते हैं। मीन्स जहाँ पर्सन रहता है, कभी कभी नेशनल बॉर्डर की लड़ाई चल रही है दो कंट्रीज में, एज वेल एज सोशल एंड कल्चरल चेंजेस की वजह से ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं कि चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड कैन बी सोर्स ऑफ स्ट्रेस। सो एज एम्प्लॉय आर अंडर द कॉन्स्टेंट स्ट्रेस ऑफ द फियर ऑफ लूजिंग जॉब। अगर जो नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है ना, आजकल देखो कि मल्टीनेशनल कंपनीज अच्छे अच्छी सैलरीज देती हैं, बट जिन्हें जो चाहिए वो अगर अपग्रेड होते नहीं गया इंसान या वर्कर और एम्प्लॉई, अपडेट होता नहीं, खुद को अपडेट नहीं किया, तो उसको जो जॉब लूजिंग का क्या फियर जो है वो सर पे मंडराता रहता है। एंड ऑल द नीड टू एडजस्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज, इसके लिए हर एक पर्सन को नई टेक्नोलॉजी में एडजस्ट करके लेना रहता है, और इसकी वजह से भी पर्सन स्ट्रेस में आता है। The next is the meaning and causes of conflict. One second. Meaning and causes of conflict. So, conflict is an interpersonal process that arises from disagreement, either the goals to attain or the methods to be used to accomplish them, and it is situation in which two or more parties feel themselves in opposition. So, conflict is inherent in social as well as an organizational life. So, it is found that managers spend nearly 20% of their time dealing with the conflict. The ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, तो क्या होगा कि मैनेजर का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में ही जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस दैट अराइजेस फ्रॉम डिसएग्रीमेंट ओवर द गोल्स टू अटेंड और द मेथड्स टू बी यूज्ड इन अकॉम्प्लिश देम। अगर कोई भी जो गोल डिसाइड किए हैं, ये गोल डिसाइड करने की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि अटेंडेड और मेथड टू बी यूज टू अकॉम्प्लिश देम। इट इज सिचुएशन कि दो जो गोल डिसाइड किया है उसमें अलग अलग वो पाने के लिए अलग अलग लोगों की ओपिनियन सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इससे ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कहा जाता है। सो इट इज अ सिचुएशन इन विच टू और मोर पार्टीज फील देमसेल्व्स इन अपोजिशन। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि मीनिंग एंड कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, तो कॉजेस ऑफ स्ट्रेस जब देखते हैं तो जिसमें फर्स्ट वन है, सॉरी, सोर्सेस एंड कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? तो सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। यहाँ पे भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की वजह से भी क्या है, तो इस तरह के इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बहुत सारे जो वर्कर्स रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, सब के जो माइंड है वो एक ही तरह से नहीं चलते, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। अगर एक को हाँ बोले, एक एक कंडीशन को एक हाँ बोलेगा तो दूसरा उसी को ना कहेगा। सो इन ऑर्डर टू कीप पेस with changing technology, social, cultural, and political environment, organizations are accepted to change themselves. A change in an organization is likely to create conflict relating to goal setting, resource allocation. Organizations are expected to change themselves. And a change in an organization is likely to create conflict relating to goal setting, resource allocation. अलग अलग लोग हैं, उनके ये गोल से रिलेटेड अलग अलग ओपिनियन है कि जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। द नेक्स्ट वन है कि डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के सेट, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज रहते हैं। जैसे कि पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। फॉर इंस्टेंस, सम पीपल वैल्यू हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सम पीपल का वैल्यू क्या है कि कुछ लोग रहते हैं ना, वो हॉनेस्टी है, अपना लाइफ जीते हैं, उनमें इंटीग्रिटी के साथ, एकता के साथ अपना काम करते हैं। एंड वेयर एज अदर मे नॉट, ड्यू टू डिफरेंसेस इन सेट ऑफ वैल्यूज अदर, बट कभी कभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल में सेट ऑफ वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सो देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट to the organization. For instance, the marketing manager may be favor of honest and means advertising agency may be in favor of all claims. क्या है कि एडवर्टाइजिंग मैनेजर क्या कहता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी फेवर ऑफ ऑल क्लेम्स, एंड सच डिफरेंट में रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। अनदर वन इज द पर्सनैलिटी क्लैशेस। देखो, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग
या तो घर में रहने वाले दो भाई बहन, या तो मम्मी पापा, या तो घर में रहने वाले दो भाई, इनमें भी कभी कभी क्या होता है, तो पर्सनैलिटी क्लैशेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. सो देयर आर पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, personality differences, and not everyone thinks, feel, looks or acts like alike. Some sorry, alike means दो लोग, कोई भी दो लोग या चार लोग एक जैसा सोच नहीं सकते हैं. So some may be too aggressive, whereas others may be quite assertive. कुछ बहुत ज्यादा aggressive रहते हैं, तो बहुत ज्यादा, कुछ लोग बहुत ज्यादा positive रहते हैं. So the differences in personality can be cause of conflict among the difference is among the people in organization. So ये सब क्या है, पर्सनालिटी क्लैशेस अगर आते हैं तो जिसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पीपल है इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. although personality differences can cause conflict, yet they can be utilized for the advantages of an organization, and employees need to accept, respect and learn how to use these differences when these arises. Then next one is अगर हम लोग देखते हैं कि there are number of characteristics on which personality differences exist, but the five major personality traits are agreeableness, conciseness, openness to experience and emotionally stability और extroversion. Personality clashes के people कैसे रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, इनमें अलग अलग, कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, कुछ लोग ओपन रहते हैं तो कुछ लोग क्लोज रहते हैं, कुछ लोगों की इमोशनल स्टेबिलिटी कम होती है तो कुछ लोग इमोशनली स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं. तो ये अलग अलग तरीके के जो लोग हैं या अलग अलग तरीके के लोगों में इस तरह के क्लैशेस आते हैं. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. So agreeableness people high on this trait are caring, sensitive, empathetic, while those low on this trait are uncooperative and irritable. So agreeable people are usually patient, cooperative and empathetic. Then another one is the conciseness. Sorry, yeah, conscientious. So people high on this trait are dependable and self-disciplined. इस लेवल के, ये इस स्टेट के पीपल कैसे रहते हैं, आर डिपेंडेबल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से और डिपेंड, ये कैसे रहते हैं, डिपेंडेबल रहते हैं. एंड दोज लो ऑन दिस स्टेट इज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड केयरलेस. कुछ लोग कैसे रहते हैं, डिसऑर्गेनाइज रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं. सो एज एम्प्लॉयज दे हैव लोअर एब्सेंटिज्म रेट्स and better quality of work and set challenges performance goals for themselves. So they are also more likely to show organizational citizenship behavior. So जिसकी वजह से ये issues हमें देखने के लिए मिलते हैं. Another one is the openness to experience. कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जो experience आते हैं ना दूसरों के साथ share करते हैं, और जब ये share करते हैं ना तो openness आती है एक तरह की, जिसकी वजह से conflicts नहीं होते हैं. Then अगर हम लोग देखते हैं कि people who are open to experiences are curious, flexible and respectful, while at the opposite and we have individuals who are closed, fixed and resistant. But people who are open to experience are less likely to resist organizational changes. कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना कि जो ओपन एक्सपीरियंस जिनमें बहुत कम होता है, वो दूसरों के साथ अपने माइंड को ओपन नहीं करते, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करते, अपनी इमोशन शेयर नहीं करते हैं, कि जिसकी वजह से क्या होता है, तो वो पर्सन स्ट्रेस में आता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है. अनदर वन इज द इमोशनल स्टेबिलिटी. सो इमोशनली स्टेबल इंडिविजुअल्स आर calm, रिलैक्स एंड कंफर्टेबल. देखो जितना पर्सन स्टेबल रहता है ना उतना calm एंड कंफर्ट रहता है. इसके अगेंस्ट while those who are emotionally unstable are anxious, uptight and indecisive. So an individual who is emotionally stable can handle stressful situation better. हाँ, अनदर मीन्स ये क्या है कि जो इमोशनल स्टेबल रहते हैं वो कैसे भी स्ट्रेस आए वो अच्छी तरह से उसको फेस करेंगे और वो उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है. देन नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रोवर्जन. एक्सट्रोवर्जन, जब हम एक्सट्रोवर्जन इट मीन्स द पीपल इमोशनली स्टेबल इंडिविजुअल्स के बाद अगर हम एक्सट्रोवर्ट्स आर आउटगोइंग, क्या है कि एक्सट्रोवर्ट देखो इमोशनली स्टेबल रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं. एक्सट्रोवर्जन ऐसे पर्सन रहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स आर outgoing, talkative and assertive, while at the other extreme we have people who are quite reserved and cautious. क्या है, कुछ लोग
अपनी बातें किसी को बताते ही नहीं है, किसी के शांति से ही बैठते हैं, देर कॉशियस रहते हैं, और एक्सट्रोवर्जन रहते हैं, वो बातें करते हैं। सब जो बातें करने वाले लोग हैं ना, तो अपने इमोशन दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो अपने पेट में ना होने के कारण वो क्या करते हैं, तो अच्छी तरह से स्टेबल रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। बट इसके अगेंस्ट जो पीपल रहते हैं, ये क्या करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। So traits like emotional stability, agreeableness, and consciousness lead to lower likelihood of interpersonal conflict, and this is because such people are more sensitive to the feelings of the others and more courteous and self-disciplined. So another popular personality, अगर हम लोग देखते हैं कि another popular personality taste used to classify people in organization is the Myers-Briggs type indicator based on the work of Carl Jung, and it is classifies people into 16 different types based on their preference for. So first of all, thinking. क्या है थिंकिंग? इट बेस्ड ऑन रैशनल लॉजिक वर्सेस फीलिंग, मीन्स सोचना, एंड उसके वर्सेस क्या है, वर्सिंग फीलिंग, एज वेल एज जजिंग, रैपिडली सॉल्विंग ऑर्डर प्रॉब्लम, एंड वर्सेस परसीविंग. अनदर वन इज द एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन. द नेक्स्ट वन इज द सेंसिंग वर्सेस इंस्टीट्यूशन मीन्स इंट्यूटेशन. सो रिलाइंग ऑन गट फीलिंग्स. तो इस तरह से क्या है, पर्सन होते हैं कि जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है. अनदर वन मीन्स जो भी सेकेंड टाइप के हैं, जैसे कि कम बोलने वाले हैं, जैसे कि इंट्यूशन है, जैसे कि वर्सेस इंट्रोवर्जन है, जैसे कि जो फीलिंग शेयर नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, थिंकिंग वाले लोग, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है. अनदर वन इज ट्रीट टू स्टेटस. कभी कभी पर्सन को क्या लगता है कि किसी दूसरे पर्सन की वजह से मेरे स्टेटस को हार्म पहुंचेगी और मेरा स्टेटस या तो मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, जिसकी वजह से भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. सो द स्टेटस इज इम्पोर्टेंट टू मेनी इंडिविजुअल्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन, and when there is threat to one status, then that person would make every possible effort to maintain and preserve it. कभी कभी क्या होता है, देखो आजकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, तो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये अवार्ड दिया जाता है. अगर ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कंटिन्यूसली पर्सन क्या करता है कि जो भी अवार्ड है, अगर वो अवार्ड उसे पाना रहता है, तो उसको सारे जो अदर एम्प्लॉय है वो उसको दुश्मन ही लगेंगे. सो पर्सन वुड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट. अनदर वन इज द differences in perception. So people view things or event differently. Each and every person has different view. Each and every person has their different opinion. So this may be due to their past experience and expectations. उन्हें जो पहले experience आए हैं, उसी experience को ध्यान में रखते हुए वो आगे का behavior रखते हैं. So since their perceptions are real to them, they fail to understand that others would hold contrasting perception of the some things or event, and as a result conflict occurs between the two persons having different perception of the same event or object. एक ही चीज की तरफ दो लोगों का देखने का नजरिया अगर अलग है, तो जिसकी वजह से उन दो लोगों में क्लैशेस आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. द नेक्स्ट वन इज द कंपटीशन. सो कॉन्फ्लिक्ट में भी अराइज एज people or group compete with each other or rewards and resources. मीन्स क्या है कि कंटिन्यूसली अगर कंपटीशन रहेगा, तो कंपटीशन की वजह से भी क्या होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. द नेक्स्ट वन इज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल रोल्स. अगर एक ही पर्सन है, उसको मल्टीपल रोल निभाने, जैसे अभी हमने कहा एग्जाम्पल देखा था कि हस्बैंड है, उसको माँ की भी सुननी पड़ती है और वाइफ की भी सुननी पड़ती है, और इसमें इसका सैंडविच होता है. सेम लाइक दैट, अगर मल्टीपल एक ही पर्सन है, उसको बहुत सारे रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो इट कैन कॉज अ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इसका सुनूं या इसका सुनूं, दैट टाइप ऑफ पर्सन देयर. अनदर वन इज अगर हम लोग देखते हैं कि दिस इज बिकॉज द पर्सन में ट्राई टू more importance to one role as compared to the other role. In such an instance then can be intrapersonal conflict. Another one is the problem in setting goals. जो भी गोल्स है, ये गोल सेटिंग के टाइम पे
प्रॉब्लम होता है, तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो कोई कभी घर में हो। ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं हम लोग इस तरह से काम करेंगे, दूसरे बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग इस तरह से काम करेंगे। इट मीन्स ये इसकी वजह से भी क्लैशेस क्रिएट होता है। सो देयर कैन बी क्लैश इन सेटिंग गोल्स और प्रायोरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन between the superior and the subordinate. So for instance, the superior may give more importance to quality of performance, and whereas the subordinate may give more importance to quantity of performance. The next one is the lack of trust. So lack of trust अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या हस्बैंड या वाइफ है, तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो क्लैशेस आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। So lack of trust, every relationship requires some degree of trust and a capacity to depend on each other words or actions, and it takes to build trust, but it can be destroyed in a moment. Lack of trust in each other can be cause of conflict in the organization. Another one is the other causes. So conflict may also arise due to personal prejudice, ego, intergroup rivalries, and so on. Again, a conflict may be caused due to the single factor or due to multiple factors. क्या होता है कि अदर कॉजेस क्या क्या है कि कभी कभी इंटर ग्रुप रिवेलरीज होती है, क्वारल्स होते हैं, एज वेल एज प्रिजुडाइसेस। कभी कभी ईगो जो रहता है, इस ईगो की वजह से भी क्या होता है, तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। चलो, इस तरह से क्या हम लोगों ने देखा, स्ट्रेसर देखा, कॉजेस ऑफ स्ट्रेसेस इट मीन सोर्सेस ऑफ स्ट्रेसर्स, और जिसे स्ट्रेसर्स कहा जाता है। अनदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। जब पर्सन सोसाइटी में रहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोगों से उसकी इन्वॉल्वमेंट आती है, और इस इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, तो अलग अलग एजेंट्स, ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके बिहेवियर रहते हैं। तो ये जो बिहेवियर है या तो पर्सन है या जिसे हम लोग इंडिविजुअल कहते हैं, इस इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट होती है, तो इस इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जो या एजेंट्स है, इनका क्या इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है। सो द सोशल एजेंट्स कैन influence and modify the behavior of the people, especially the children and manager, the children and the manager क्या करता है यहाँ पे, सॉरी, चिल्ड्रन एंड द टीनेजर्स एंड फॉलोइंग आर द मेन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। कि यहाँ पे क्या है, जब सोसाइटी में पर्सन अपनी डेवलपमेंट करता है या बड़ा होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो लोग हैं, तो इन लोगों के ऊपर या हर एक पर्सन भी, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक, वहाँ के एरिया का, वहाँ के आसपास के माहौल का जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो देखने के लिए मिलता है। तो ये यही क्या है उनके, तो एजेंट्स है कि सोशल एजेंट। जब पर्सन खुद अपनी डेवलपमेंट करता है, सोसाइटी में जब रहता है, तो उस सोसाइटी में रहते वक्त उसके ऊपर जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस होता है, तो इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को एजेंट्स कहा जाता है। यहाँ पे एजेंट्स कहा गया है। तो जिसमें फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि वो है फैमिली। सबसे पहला क्या है, तो है फैमिली। तो एक पेज नहीं है इसमें। सो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हम लोग देखते हैं, तो फैमिली इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अनक्वेश्चनेबल एंड द ग्रेटेस्ट, दिस इज बिकॉज फर्स्ट वन की ऐसा क्यों कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट जो इन्फ्लुएंस है वो फैमिली का किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर होता है, किसी पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है, परिणाम जो है, वो उस फैमिली का होता है। सो ऐसा क्यों कहा गया है,
तो उसके लिए कॉजेस है कि फर्स्ट वन है एन इंडिविजुअल स्पेंड्स मेजर पार्ट ऑफ हिज टाइम एट होम एंड विथ हिज फैमिली मेंबर्स whose attitudes, values and behavior may chiefly influence and the behavior of the individuals. कि an individual spends मेजर पार्ट ऑफ हिज टाइम एट होम एंड विथ हिज फैमिली। देखो जब जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो अपने फैमिली के साथ व्यतीत करता है। सो हुज एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैमिली के एटीट्यूड क्या है, वैल्यूज कौन से हैं, किस तरह से बिहेवियर करते हैं फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ, वही इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर होता है। अनदर वन इज अ फैमिली मेंबर जनरली एक्सर्ट्स मोर कंट्रोल ओवर द पर्सन्स बिहेवियर देन एनी अदर पर्सन्स और ग्रुप पर्सन। ये फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, जो संस्कार है या इम्पैक्ट है, जो बिहेवियर है, वो उसके साथ फैमिली मेंबर्स कोई भी पर्सन है उस पर्सन के साथ और उस बच्चे के साथ रहने के कारण उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट उनका देखने के लिए मिलता है। और फैमिली मेंबर अगर कोई बच्चा गलत बिहेवियर कर रहा है तो उसको वहाँ वहीं पे रोकने का और मोल्ड करने का काम करते हैं। सो next is behavior than any other one second. So an individual has strong emotional attachment to the family and it may exert a strong influence on the person's self concept। यहाँ पे क्या होता है, an individual has a strong emotional attachment to the family and it may exert a strong influence on the person's self-concept. So the child's early social experience are mainly with the parents and hence they play a dominant role in molding his personality pattern. So क्या it means क्या है, the child's early social experience are mainly with his parents and then hence they play a dominant role in molding his personality or personality pattern. Then an individual feels secure, educated and accepted at home। हर कोई पेरेंट्स हर कोई बच्चा जो रहता है वो घर में क्या आता है या जो फैमिली मेंबर है जब घर में आता है ना तो वो खुद को सिक्योर समझता है और खुद को सिक्योर करता है। सो इवन व्हेन ही कम्स बैक होम विद द फेल्यूर एंड अदर अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। छोटा बच्चा देखो अगर वो खेलने के लिए बाहर जाएगा, जब खेलकर घर किसी के साथ झगड़ा आता है तो जब घर में आता है ना तब उसे ऐसा लगता है कि मैं अभी सिक्योर हूँ। सो ये क्या है कि जब वो फेल्यूर से भी आता है या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर भी जब वो घर में आता है, घर के लोगों के साथ जब बात करते हैं तब उनको एक अच्छा फील होता है और वो स्ट्रेस दूर होता है। सो इसके लिए क्या है कि एक तरह से किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को मोल्डिंग करना, उसे आकार देने का काम फैमिली करती है। सो फैमिली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन वेरियस वेज। तो फर्स्ट वन थ्रू चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड, कि बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। पेरेंट्स ट्राई टू मोल्ड देयर चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल। देखो घर में ऐसे ही संस्कार दिए जाने चाहिए और ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं कि जो सोशली एक्सेप्टेड है, जिसे समाज में अच्छा कहा जाता है। चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड देन पेरेंट्स ट्राई टू मोल्ड देयर चिल्ड्रन। बच्चे को अच्छे संस्कार देना, उनकी उनको एक संस्कार देकर एक आकार देना, उनकी लाइफ को एक आकार देना, ये काम कौन करता है, तो फैमिली करती है। अनदर वन इज द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पेरेंटल मीन्स पेरेंट्स का जिस तरह से एटीट्यूड रहता है ना उसी तरह का इन्फ्लुएंस जो है वो बच्चों में देखने के लिए मिलता है। So try to mold their children personality that is socially acceptable and the communication अगर हम लोग देखें, communication is a direct method of personality transmission and by which family members try to influence the personality development of other members। Then if it is found that individuals acquire pattern of behavior and similar to those who family members, for instance parents who are nervous, anxious and lack sense of humor make their children highly nervous and subject to frequent outbursts of temper। जो बच्चे जो बच्चों के घरों में जो पेरेंट्स है वो नर्वस रहते हैं, एनोक्सियस रहते हैं और लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, हंसी मजाक नहीं करते हैं, उस घर में पलने बढ़ने वाले बच्चे भी वैसे ही होते हैं। अनदर वन इज अनदर इम्पोर्टेंट वे इन विच द फैमिली influences a person's self concept and is through a mirror image।
Another important way in which the family influences a person is self concept is through a mirror image. Family क्या करती है उस person को खुद के बारे में बताने की कोशिश, so of himself or how the beliefs and the members of his family regard him. A child who believes that his mother disapproves of his because she constantly criticizes the way and he behaves or talks will develop in unfavorable self concept from this association with her. अनदर वन इज द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द होम इन्फ्लुएंसेस. क्या है कि जिस घर में पर्सन रहता है उस घर का इमोशनल जो पैटर्न है या बिहेवियरल पैटर्न है, इमोशनल क्लाइमेट है, इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है उस पर्सन के ऊपर होता है. सो इफ द होम क्लाइमेट इज फेवरेबल द इंडिविजुअल विल रिएक्ट टू पर्सन्स problems and frustrations in a calm, so philosophical manner and to people in tolerant, happy and cooperative way. So however, on the other hand, if the home climate is frictional, if the result may be true. देखो, बच्चे जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं, घर के मेंबर्स के बिहेवियर कैसे, उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, इन सारे चीज़ों को बच्चों फॉलो करते हो और वैसा ही इम्पैक्ट होता है. देखो ऐसा होता है क्या कि गुजराती घर में बात करने वाला या बोलने वाला बच्चा मराठी बात कर रहा है, या मराठी घर में बात करने वाला मराठी घर में जन्म लेने वाला बच्चा गुजराती में बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है. सो इसके लिए क्या है, बिहेवियर पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो एन ऑप्टिमिज्म पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट्स एन एटमोस्फियर वेयर द चाइल्ड फील्स कॉन्फिडेंट. जहाँ पे क्या है, पेरेंट क्या करते हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट करते हैं, ऐसी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ऐसा एटमोस्फियर करता है ताकि बच्चा क्या करे, कॉन्फिडेंट फील हो और वो खुद को सिक्योर फील कर सके, एज वेल एज शेयर सेंस ऑफ वेलबींग. जो अपने फैमिली के साथ क्या है कि वेलबींग की जो सेंस है वो शेयर करें विथ हिज पेरेंट्स एंड विच essential for satisfactory personality and development. The next one is the teachers. So next to home, education is the chief determinant in the development of human personality. एजुकेशन क्या है, एक चीफ डिटर्मिनेंट है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में. सो दिस इज ट्रू टू सेवरल रीजंस. ये टीचर्स जब सबसे पहले क्या होता है बताएं, सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो पेरेंट्स बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं. तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना वो फैमिली का होता है. उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चा टीचर्स के साथ होता है, तो इसके लिए टीचर्स का इम्पैक्ट भी बच्चों के ऊपर देखने के लिए मिलता है. सो आफ्टर होम चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम इन स्कूल एज वेल एज द स्कूल्स इन्फ्लुएंस कम्स अर्ली इन लाइफ व्हेन द सेल्फ कंसेप्ट इज बीइंग फॉर्म. जब बच्चे की सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होती रहती है कि जन्म लेने के बाद बोलना सीखता है, बोलने के बाद उसको अलग अलग लोगों से पहचान होती है, अलग अलग कंसेप्ट उसकी क्लियर होती जाती है, ऐसे ही टाइम पे टीचर्स उसके साथ में आती है. और टीचर्स जब वो स्कूल जाता है तो ये नई नई कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्लियर करने में टीचर्स उसका साथ देती है, हेल्प करती है. सो स्कूल प्रोवाइड द फर्स्ट रियल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर गेटिंग अहेड इन लाइफ. Another one, school provide the first real opportunity to appraise himself and his abilities to realistically. Another one, extracurricular activities at school contributes more to the child's self-concept rather than more academics activities. देखो, जो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ली जाती है ना, इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी क्या मिलता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मिलता है, एज वेल अच्छा जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनको पता चलता है. सो इसके लिए टीचर्स ने क्या करना चाहिए ताकि बच्चों की और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो अच्छी हो सके. सो इसमें फर्स्ट वन है, अगर आप देखोगे ना तो छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, वो जब स्कूल में जाते हैं ना तो अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं. अगर टीचर से भी ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा उनको कुछ बोलेगा ना तो वो सुनेंगे नहीं, बस टीचर का ही सुनेंगे. ये एक इम्पैक्ट आपको देखने, अगर आपके घर में बच्चा है तो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा कि वो बच्चे किसी की नहीं, खाली टीचर्स का सुनेंगे. अगर वो गलत भी है फिर भी टीचर ही सही है ऐसा ही कहेंगे. सो द टीचर डेवलप्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द टीमिड चाइल्ड एंड ही मे thus enjoy socially acceptance. Another, a good teacher helps to guide young children to become mature adults. छोटे बच्चों को मैच्योरिटी देना, अडल्ट मेच्योरिटी अडल्ट बनाना
ये काम कौन करते हैं? तो टीचर्स करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स को स्पेशली व्हेन शी इज अ लेडी, दैट टाइम दैट टाइम वो क्या करते हैं, पैर के नाखून से सर के बालों तक वो ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से उन्होंने ड्रेस वेयर किया है, किस तरह की नेल पेंट लगाई है, किस तरह की लिपस्टिक लगाई है, ये सारा ऑब्जर्व करते हैं और घर पे जाकर मम्मा को बताते हैं। तो इतना ऑब्जर्वेशन बच्चों का उनके साथ रहता है। अगर कभी भी टीचर उनको गुड बोलते हैं और वेरी गुड बोलते हैं तो उनको इतना मजा आता है ना कि बहुत अच्छा लगता है उनको ये सारा कम्युनिकेशन से। सो द टीचर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू चेक साइंस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन अ चिल्ड्रन एंड शी कैन discern early signs of maladjustment and can cooperate in taking appropriate remedial steps. Another one is the teacher spends the necessary extra time with the child to help him. टीचर्स क्या करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बच्चों के साथ ये करते हैं. So him adapt extra, they give extra time, they spends extra time with the teachers and him to adapt and adjust better so that he feels secure within his group and or else he may suffer academically as well as साइकोलॉजिकली. इट मीन्स क्या है कि टीचर्स के साथ वो क्या करते हैं, तो सिक्योर फील्स करते हैं, मीन्स विद इन हिज ग्रुप और एल्स ही मे सफर एकेडमिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली. अनदर वन, द टीचर कंडक्ट द क्लासरूम एक्टिविटीज एज पर द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन. टीचर्स क्या करते हैं, क्लास में बच्चों के हिसाब से रहते हैं, बच्चों बच्चों में छोटे बच्चों को क्या चाहिए उस हिसाब से एक्टिविटी जो है ना वो कंडक्ट करते हैं. सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ देयर फेल्यूर टू परफॉर्म इफेक्टिवली. So or else they may feel bored and there is possibility of their failure to perform it. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे बोर हो जाएंगे और वो फेल हो जाएंगे. So hence it can be said that teacher people relationship in the classroom and the type of curriculum material presented both the represent potent is influences in the determination of individuals mental health and general personality pattern. देन नेक्स्ट वन इज मीन्स क्या है कि हर एक जो पर्सनालिटी पैटर्न को मोल्ड करने का काम कौन करते हैं, तो टीचर्स भी करते हैं. अनदर वन इज द पीयर इन्फ्लुएंस. इनके बाद मीन्स फैमिली एंड टीचर्स के बाद जो इम्पैक्ट होता है वो पीयर इन्फ्लुएंस. जिन दोस्तों के साथ इंडिविजुअल पर्सन बच्चे रहते हैं उनका इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर होता है. सो इंटरेक्शन विद पीयर ग्रुप इज क्रिटिकल फैक्टर in molding human personality, and the social attitudes and behavior of children is greatly influenced by their peer group. बच्चा देखो अगर गाली गलौज करने वाले बच्चों के साथ वो रहेंगे तो वैसे ही गालो गालो गलौज और वैसी लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं. अगर अच्छी लैंग्वेज है, जिनकी अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से बिहेवियर पैटर्न जिनका अच्छा है, ऐसे बच्चों के साथ अगर जब बच्चे पलते बढ़ते हैं तो उनमें भी वही आता है. So the social attitude and behavior of children is greatly influenced by their peer group. अपने दोस्तों के साथ दोस्तों का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है. एंड द चाइल्ड डिजायर फॉर एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज पीयर्स may be so strong and it may conflict the standards of parents and teachers. So there are several reasons for the enormous influence of peers. And the child feels safe discussing and expressing prohibitive actions with peer friends, act as mutual counselors for each other. Another one, the child who is resentful towards his parents may feel less guilty when he hears that his friends also experience hostility towards their family. कभी कभी देखो घर में एक बच्चा अगर मार खाता है तो उसको ऐसा लगता है अरे मेरे साथ ही मेरे पेरेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं. बट उनको ऐसा जब वो दूसरे अपने दोस्तों से पूछते हैं और दोस्तों से पूछने के बाद उनको उसने भी अगर वैसे ही एक्सपीरियंस उसको भी आया है, दैट टाइम वो क्या करते हैं, फील्स बेटर. अरे मैंने ही क्या, मैंने नहीं मार खाया, इसने भी मार खाया, इट मीन्स वी बोथ आर सेम. सबके घर में ऐसे ही चलता है. तो इस तरह से क्या चलता है, तो द चाइल्ड हु रिसेंटफुल टुवर्ड्स हिज पेरेंट में फील्स लेस गिल्टी. Another one, the child may feel that his parents and teachers are not capable of an accurate evaluation of his attributes. कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ के नहीं लेते, मेरे टीचर्स मुझे समझ के नहीं लेते. सो ही प्रीफर्स टू द ग्रुप पॉजिटिव इवोल्यूशन एंड देयर कंसर्न. और मेरे जो दोस्त हैं वही मेरा दोस्त जो है ना वही मुझे अच्छी तरह से समझ के लेता है. सो एक्सेप्टेंस रादर दैन पेरेंट्स. और वो मुझे अच्छी तरह से समझ के लेता है, इसलिए वो दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं. Another one, they feel